नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का उत्कर्ष क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। स्वागत है, बिल्कुल। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। राम राम, जय सिया राम। हाँ दोस्तों, अब आते हैं हमारे बिंदु पर जो हम आज आरंभ करना चाहते हैं। जिस बिंदु का आप कल से इंतजार कर रहे हैं वह कौन सा है? ध्यान दें, आज का हमारा जो बिंदु आरंभ होने वाला है बहुत ही रुचिकर पॉइंट है। कौन सा? वर्ण विचार। और इस बिंदु का इंतजार आप लोगों को कल से था। कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने, मेरे दोस्तों ने कमेंट्स भी किए कि सर आप वर्ण विचार शुरू क्यों नहीं कर रहे। बिल्कुल आरंभ हो चुका है, आपके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। मैं आपके सामने आ चुका हूं, बिल्कुल जुड़ जाइए। अभी तक आपने अपने सभी मित्रों को बताया नहीं हो तो एक बार इसका लिंक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि प्रतिदिन की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए और टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए ताकि नोट्स की पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकें। बहुत सारे मेरे मित्र मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बिल्कुल मैं पढ़ पाता हूं, सभी के कमेंट्स देखता हूं। मुझे सुनने को मिल रहा है क्या कि नोट्स उपलब्ध नहीं हो रहे, ऐप काम नहीं कर रहा। किसी भी प्रकार की ऐप से रिलेटेड कोई समस्या हो तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 1 बजे अक्षय सर लाइव आते हैं। आप उन्हें अपनी इस समस्या से अवगत कराएं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अब ध्यान दें, बिंदु पे आते हैं दोस्तों। आज का हमारा बिंदु है कौन सा? वर्ण विचार। कौन सा है दोस्तों? वर्ण विचार। अब इस वर्ण विचार के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मैं आपको संपूर्ण व्याकरण को 3 भागों में बांट के पढ़ाऊंगा। संपूर्ण व्याकरण को हम 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे, जिसमें एक भाग होगा हमारा वर्ण विचार, एक भाग होगा शब्द विचार और अंतिम जो भाग होगा वह होगा दोस्तों कौन सा? वाक्य विचार। अंतिम जो भाग होगा वह कौन सा होगा? वाक्य विचार। वापस से समझना इस बात को कि जो हिंदी व्याकरण हम पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण हिंदी व्याकरण के समग्र बिंदुओं की हम चर्चा जो करने वाले हैं, उनकी वास्तविकता यही होती है कि चाहे पाठ्यक्रम में या पुस्तकों की अनुक्रमणिका या विषय सूची आप जो पढ़ते हैं उसमें चाहे कितने ही बिंदु क्यों न दे दिए जाएं, कितने ही बिंदु क्यों न दे दिए जाएं। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ध्यान दे एक बार वापस से कि समग्र हिंदी व्याकरण के चाहे आपको पाठ्यक्रम में कितने ही बिंदु क्यों न दे दिए जाएं, पूरी हिंदी व्याकरण केवल 3 भागों में बटी हुई है दोस्तों। कितने भागों में बटी हुई है? 3 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला कौन सा? वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा समझना है, कल जो अंतिम बिंदु हम शुरू करे थे कौन सा? व्याकरण। कौन सा? व्याकरण। तो जो व्याकरण के अंग होते हैं दोस्तों, ये व्याकरण के अंग माने जाते हैं 3। व्याकरण के अंग कितने माने जाते हैं? 3। ध्यान दे लेना, यहां से आपके प्रश्न शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, चाहे वो पटवार भर्ती परीक्षा क्यों ना हो, चाहे वह स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे रिट वाले विद्यार्थी हो, चाहे एसआई वाले विद्यार्थी हो, अब सभी विद्यार्थियों के लिए मैं स्पेशली कह देता हूं, सभी विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का बिंदु आरंभ हो चुका है। और यहां से अगर आप नियमित रहेंगे तो ही आपके संधि वाला पॉइंट समझ में आएगा, अन्यथा संधि समझ में नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि मैं आपको पहले से ही अवगत करा चुका हूं कि पूरी समग्र व्याकरण को मैं को रिलेटेड करके पढ़ाऊंगा। एक दूसरे पॉइंट्स को एक दूसरे पॉइंट से हम जोड़कर पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जोड़कर पढ़ेंगे। तो बता रहा हूं कि व्याकरण के अंग कितने होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं। और उन 3 अंगों में सबसे पहला जो अंग है कौन सा? वर्ण। दूसरा जो अंग होता है वह है दोस्तों कौन सा? शब्द। और तीसरा या जो अंतिम अंग होता है व्याकरण का वह कौन सा है? वाक्य। कौन सा है? वाक्य। व्याकरण के लिए हमने कल जाना था कि व्याकरण क्या होती है? भाषा का शुद्ध प्रयोग। भाषा का शुद्ध प्रयोग कह सकते हो आप, शुद्ध उच्चारण कह सकते हो या शुद्ध लेखन कह सकते हो। शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक का नाम हम क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण पढ़ते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्तों को समस्या आ सकती है कि सर पहले कितनी कक्षाएं हो चुकी। एक बार मैं पुनः बता देना चाहूंगा कि अब तक हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी हैं जिनमें भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय हमने बहुत विस्तार से समझ लिया है। भाषा और व्याकरण का सामान्य परिचय हम पढ़ चुके हैं। आज हमारी जो कक्षा है वर्ण विचार पर प्रथम कक्षा आरंभ हो चुकी है। ध्यान दीजिए, यहां से मैं प्रश्नों को जोड़ते हुए टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूं कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। पहला ही सवाल यदि पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होना चाहिए कितने होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब उनमें सबसे पहला बिंदु कौन सा आता है? वर्ण। दूसरा कौन सा आता है? शब्द। और तीसरा कौन सा आता है दोस्तों? वाक्य। अब ध्यान दो, सवाल कैसे आएगा? सवाल कैसे आएगा?
वाक्य बनता है दोस्तों शब्दों के सार्थक योग से। वाक्य किससे बनता है? शब्दों के सार्थक योग से। वाक्य किससे बनता है दोस्तों? शब्दों के सार्थक योग से क्या बनता है? वाक्य बनता है। और दोस्तों शब्द बनता है कहां से? वर्ण से। शब्द किससे बनता है? वर्ण के सार्थक योग से। अवरोही क्रम में मैं बता रहा हूं, गढ़ते क्रम में बता रहा हूं क्या कि भाषा का या व्याकरण का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह कौन सा होता है दोस्तों? वाक्य। कौन सा होता है? वाक्य। और वाक्य से ठीक छोटा अंग कौन सा होगा? शब्द। और शब्द से ठीक छोटा या मैं कहूं सबसे छोटा अंग कौन सा होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? वर्ण होगा। और इस वर्ण के बारे में या वर्ण से संबंधित जो चर्चा हम करेंगे वह कहां करेंगे? वर्ण विचार में। कहां करेंगे दोस्तों? वर्ण विचार में करेंगे। अब बात आती है कि वर्ण विचार कहा किसे जाएगा? वर्ण विचार कहा किसे जाएगा? तो समझना इस बात को बहुत अच्छे से। बिंदु की हेडिंग डाल सकते हैं हम, कौन सा? वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे कहा जाएगा? वर्ण विचार होता है दोस्तों वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना। वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और वर्णों का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है मित्रों? वर्ण विचार कहलाता है। मैं एक बार वापस से दोहरान करना चाहूंगा, क्या वर्ण विचार किसे कहा जाएगा? वर्णों का शुद्ध लेखन, वर्णों का शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग। तीन बातें ध्यान रखनी है। वही चीज जो हम व्याकरण की परिभाषा में जान चुके हैं, वही चीज जो व्याकरण की परिभाषा में जान चुके हैं। क्या व्याकरण क्या होती है? व्याकरण होती है भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक का नाम क्या है? व्याकरण है। अब मैंने वर्ण विचार की परिभाषा जो दी है आपको, क्या दी कि वर्णों का शुद्ध लेखन हो, चाहे वर्णों का शुद्ध उच्चारण हो, चाहे वर्णों का शुद्ध प्रयोग हो, वर्णों के शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाली पुस्तक का नाम हम क्या कर रहे हैं? वर्ण विचार के संदर्भ से जोड़ रहे हैं। अर्थात ऐसा कोई भी व्याकरणिक बिंदु जहां वर्णों के शुद्ध लेखन का, शुद्ध उच्चारण का व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त हो सके वहां होगा वर्ण विचार। अब बात आती है क्या वर्ण किसे कहा जाता है? पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल पहला ही प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या वर्ण किसे कहा जाता है? वर्ण कैसे बना? बिल्कुल ध्यान दें। अभी अभी हमने बात की है क्या कि भाषा या व्याकरण के कितने अंग हैं दोस्तों? तीन। कितने अंग हैं दोस्तों? तीन अंग हैं। वो तीनों अंग कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है वर्ण, एक है शब्द और एक क्या है? वाक्य। मैं बार बार बता रहा हूं, क्या वाक्य बनता है किससे? शब्द के योग से। वाक्य किसके योग से बनता है? शब्दों के योग से। और शब्द किसके योग से बनता है? वर्णों के योग से। वर्ण कहां से आया? वर्ण कहां से आया मित्रों? ध्यान दें, वर्ण जो है वह बनता है ध्वनि से। वर्ण किससे बनता है मित्रों? ध्वनि से। अब समस्या आएगी कि सर ये ध्वनि क्या होती है, यह ध्वनि क्या होती है? मैं बिंदु को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा हूं, इसको समझना, एक एक चीज को समझना। मैं यहां पर आपको सबसे छोटी इकाई की भी बात करने वाला हूं, सबसे बड़ी इकाई की भी बात करने वाला हूं। किस किस प्रकार के प्रश्न बहुत बार पूछे जा चुके हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती हैं, इन तीनों नामों में से कौन कौन से नाम में से एक तो नाम आपके सामने आएगा कौन सा? वर्ण। एक नाम आपके सामने आएगा शब्द और एक नाम आएगा दोस्तों कौन सा? वाक्य। वाक्य बनता है शब्दों से और शब्द बनते हैं वर्ण से। और दोस्तों वर्ण बनता है किससे? ध्वनि से। अब समस्या यह आ गई कि ध्वनि क्या होती है। बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा। एक बार आप कमेंट लिखने पे ध्यान न दें, पहले सुने मुझे। मैं आपको यहाँ पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसके संदर्भ में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 तथ्य बताने वाला हूं। बिल्कुल आज तक आपने सुने भी नहीं होंगे। बिल्कुल बहुत अनजानी चीजें आपको आपके सामने मैं रख रहा हूं। बहुत धैर्य से सुने, मनोयोग से सुने, नियमित सुने। आपका बहुत ज्यादा उद्देश्य यह रहता है कि सर मेरा नाम लें और कमेंट्स में डालते जाऊं। मैं बता देता हूं मित्रों, कमेंट्स में अभी नहीं पढ़ पा रहा हूं क्योंकि आपके नाम इतनी शीघ्रता से चल रहे हैं, जैसे लग रहा है आप पढ़ने पर नहीं केवल लिखने में ध्यान दे रहे हैं। तो आपको इस चीज को नोट करना है क्या कि वाक्य किसके योग से बनता है? शब्दों के योग से। और शब्द किसके योग से बनता है? वर्णों के योग से। अभी हम शब्द की बात भी नहीं करेंगे, अभी हम वाक्य की बात नहीं करेंगे, अभी हमें केवल बात करनी है किसकी दोस्तों? वर्ण की। मैंने कहा वर्ण किससे बनता है? ध्वनि से। फिर सवाल उठ गया, सर ध्वनि क्या होती है? बिल्कुल दोस्तों, जहन में उठता है प्रश्न, ये ध्वनि कहां से आई? तो ध्यान देना, ध्वनि होती है भाषा की मौखिक इकाई।
ध्वनि क्या होती है दोस्तों? भाषा की मौखिक इकाई। अब एक एक पहलू पर बहुत महीन बात करने वाला हूं मैं। भाषा की मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है दोस्तों? ध्वनि कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। जैसे मैंने बोला ए, जैसे मैंने बोला ए, यदि आप इस ए को सुन रहे हो, जब मैं बोल रहा हूं ए, तो जो आप ए की आवाज सुन पा रहे हो दोस्तों, वह क्या है? केवल ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। अब मैं आपको कहूं कि आप इसे लिखें, तो आप तुरंत इस ए को लिख देंगे। ये लो जी, ए लिख दिया गया। तो जो मैंने ए बोला था, जो मौखिक रूप था, जो उच्चारित रूप था, उसका नाम तो क्या है दोस्तों? ध्वनि। और ये ध्वनि का कौन सा रूप हो गया? अब आप बताएं जरा, आप बताएं, यह ए का कौन सा रूप है? लिखित रूप है। यह कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप है। वापस से समझना, मैं एक परिभाषा में दो परिभाषाएं बताऊंगा आपको। क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। ध्यान देना मित्रों, बहुत अलग कंसेप्ट निकल के आएगा। बहुत बार हम इस प्रश्न को गलत कर जाते हैं, क्योंकि हमारे सामने ध्वनि और वर्ण दोनों विकल्प होते हैं। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा इसके बारे में, एक बार पहले मुझे सुने, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। यदि आपको प्रश्न में मौखिक शब्द मिलता है, तो ही आपका आंसर क्या होना चाहिए? ध्वनि होना चाहिए। यदि आपको प्रश्न में मौखिक लिखा हुआ मिले, तो ही आप ध्वनि वाले विकल्प का चयन करें। अगर आपको लिखित पूछ ली जाए, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी, तो ध्यान देना, लिखित इकाई का सदैव आंसर क्या देना है मित्रों? वर्ण देना है। क्या देना है? वर्ण देना है। अर्थात अब यहां से मैं एक परिभाषा बनाने वाला हूं। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है दोस्तों? ध्वनि। और उसी का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। जैसे मैंने बोला ए, जैसे मैं कहूं कै, तो कै की जो आवाज आ रही है, यह तो है ध्वनि। और जैसे ही आपने इस कै को लिख दिया, तो जो ध्वनि थी, ये उसका कौन सा रूप आ गया दोस्तों? लिखित रूप आ गया। कौन सा रूप आ गया दोस्तों? लिखित रूप आ गया। तो जो मौखिक रूप होता है, वह होता है ध्वनि, और ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, उसे कहा जाता है दोस्तों क्या? वर्ण। क्या कहा जाता है? वर्ण। अब बात आती है कि सर, इस परिभाषा में से प्रश्न कैसे बनता है? बिल्कुल, ध्वनि और वर्ण दोनों की मैं परिभाषा बोल चुका हूं, एक बार पुनः बोल रहा हूं। ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पे गौर करना। शिक्षण विधियां भी पढ़ाई जाएंगी। एक बार पहले आप व्याकरण से बहुत अच्छे से सुपरिचित हो जाएं, उसके बाद शिक्षण विधियां पढ़ाई जाएंगी। यदि आवश्यक हुआ और हमें लगा कि पहले ही परीक्षा आ जाती है, तो लाइव क्लास का समय बढ़ा दिया जाएगा और आपको अलग से एक क्लास शिक्षण विधियों की भी दी जाएगी। दोस्तों, बिल्कुल आपका उत्कर्ष पे जो विश्वास बना हुआ है, ये लगातार बनाए रखें। आपको हर प्रकार की कक्षाएं उपलब्ध होंगी, लेकिन उसके लिए जो आवश्यक समय है, वह भी चाहिए होता है। दिन भर लाइव क्लासों का सेगमेंट चलता रहता है और आपको नए नए नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो रहे। उसके लिए हम गलती कर रहे हैं क्या? अभी तक आपने इस बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, आप इसको लिंक और शेयर नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे, लाइक नहीं कर रहे, तब तक आपको इस प्रकार की कोई सूचना नहीं मिल पाएगी। वापस से ध्यान दें, मैं बोल रहा हूं वर्ण की परिभाषा और ध्वनि की परिभाषा। एक एक शब्द को गौर से सुनना। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है दोस्तों? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्ण कहा जाएगा। अब बात आती है कि इसमें से प्रश्न कैसे पूछा जाता है। अब आप बताएंगे, मैं 2 4 5 तथ्य लिखने वाला हूं। सबसे पहली बात, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। अभी मैंने आपको बताया है क्या दोस्तों, अगर प्रश्न पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होती है, तो आपका सदैव जवाब होना चाहिए दोस्तों कौन सा? ध्वनि। क्या होना चाहिए? ध्वनि होना चाहिए। दूसरा तथ्य आपके सामने आएगा। क्या? यदि आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है, वापस से ध्यान दें, बहुत अलग अलग चीजें लिख रहा हूं। अब भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है,
है तो सबसे छोटी, लेकिन यहां पर तो कौन सा था मित्रों, मौखिक। और यहां पर कौन सी पूछ ली है उसने, लिखित पूछ ली। क्या पूछ ली, लिखित। तो सदैव जवाब क्या होगा, वर्ण होगा। क्या होगा दोस्तों, वर्ण होगा। वापस से समझिए, वापस से समझिए इस बात को। हमने वर्ण की जो परिभाषा है वो यहीं से उठाई है। वर्ण की जो परिभाषा हम यहीं से उच्चारित कर रहे हैं। क्या, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, ध्वनि। और उसी का लिखित रूप, उसी का लिखित रूप क्या कहलाएगा दोस्तों, वर्ण कहलाएगा। अब यह चीज तो आपको पता चल चुकी है, यह चीज तो आपको पता चल चुकी है। अब मेरा प्रश्न क्या है वह सुने बहुत ध्यान से। अगला जो तथ्य लिखने वाला हूं उसमें जो प्रश्न आता है वह है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। आपको कोई शर्त नहीं दे, आपको कोई शर्त नहीं दे, केवल इतना सा पूछा है, क्या भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी। भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होगा। अब आप जवाब दें। विकल्प सुने पहले, ध्वनि भी दिया गया है और वर्ण भी दिया गया है। मैं यहां पर इसके विकल्प लिख देता हूं। बताएं दोस्तों इसका जवाब क्या होगा, ध्वनि, वर्ण, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। दोनों में से कोई नहीं दोस्तों। आपका जवाब क्या होगा, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आराम से सोचिए, समझिए और तथ्य पता हो तो ही जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगर आपसे सवाल पूछा जाता है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी, केवल प्रश्न में मौखिक शब्द मिले तो ही आपका जवाब क्या होगा, ध्वनि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका जवाब बहुत ज्यादा सही जा रहा है। मेरा मतलब यह है कि जब हम ध्वनि का विकल्प चयन कर रहे हैं तो हमारा ध्यान प्रश्न में किस शब्द पे आना चाहिए, मौखिक पे आना चाहिए। यदि हमें प्रश्न में मौखिक शब्द नहीं देता है तो ध्वनि विकल्प का चयन भी नहीं करना है। अगर आपको प्रश्न में लिखित शब्द मिल जाए तो भी विकल्प क्या होगा, वर्ण होगा। तो भी विकल्प क्या होगा, वर्ण होगा। और मौखिक मिले तो आंसर क्या आएगा, ध्वनि। लिखित मिलते ही क्या मिल जाएगा, उत्तर क्या होगा, वर्ण। लेकिन जब मौखिक और लिखित कुछ नहीं दे, और ये क्यों आया इसका कारण समझिए, इसका कारण समझिए। ध्वनि और वर्ण दोनों में से केवल वर्ण को चुनना है। अगर ऐसा आपके सामने प्रश्न आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी मित्रों, तो इसका जवाब सदैव क्या रहेगा, वर्ण रहेगा। क्या रहेगा, सदैव वर्ण रहेगा। इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और वह क्या होगा, क्यों हुआ, वजह सुनो। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि भाषा के कितने अंग होते हैं। इस प्रश्न को आप यहां से समझ सकते हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटा अंग पूछा है उसने। भाषा के केवल 3 अंग होते हैं मित्रों। कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें एक है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, और इन तीनों में सबसे छोटा कौन होगा मित्रों, वर्ण होगा। यहां तक आप सबका मेरे साथ साथ जवाब सही आ रहा है। अगला तथ्य, अगला जो प्रश्न है उसका ध्यान देना। अगर आपको पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर, बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही कह दिया था बहुत अलग चीजें सुनने को मिलेंगी। ये सारी बातें तो हर जगह मिल जाती हैं। अगली बात सुनिए, अर्थ के आधार पर छोटी इकाई क्या होगी, बताएं जरा। भाषा की अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों। और विकल्प हैं आपके सामने, वर्ण, शब्द, वाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्ण, शब्द और वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई बतानी है अर्थ के आधार पर। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है मित्रों, बताइए। आपके सामने विकल्प हैं, वर्ण है, शब्द या वाक्य। कुछ एक मित्र मेरे शब्द जवाब दे रहे हैं, कुछ एक का जवाब मैं पढ़ पा रहा हूं, वाक्य आ रहा है। ध्यान देना मित्रों, समझिए इसको, बिल्कुल आराम से समझो। हमारे पास भाषा के 3 अंग हैं, कौन कौन से, वर्ण है, शब्द है और एक है कौन सा, वाक्य। एक तो है वर्ण और एक शब्द और एक वाक्य। ध्यान से समझना इसको मित्रों, बहुत अलग चीज है ये। वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। वर्ण जो ध्वनियां होती हैं वह आवाज का लिखित रूप होते हैं और उनका कोई अर्थ नहीं होता। अर्थ के आधार पर यदि आपसे पूछा जाए, अब आप केवल लिखने में व्यस्त हो रहे हैं, मेरी बात को सुनने का जरा प्रयास करें, बहुत अलग बात बताने वाला हूं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं, तो आपका जवाब होगा 2। प्रश्न वापस से सुनिए, भाषा की अर्थ के आधार पर कितनी इकाइयां होती हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए 2 इकाइयां होती हैं। कितनी इकाइयां होती हैं, 2। अब मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में छोटा कौन है।
इन दोनों में छोटा कौन है मित्रों? तो आपका जवाब होगा शब्द। जिन्होंने शब्द जवाब दिया बहुत बहुत धन्यवाद उनको, उनका जवाब बिल्कुल सही है। और जो वाक्य और वर्ण जो बता रहे हैं, मैं मित्रों से कहना चाहूंगा एक बार पूरा तथ्य सुने समझें, उसके बाद आप अपने विकल्प का चयन करें। बहुत बहुत आराम से बता रहा हूं इन चीज को। क्या अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषा के कुल अंग कितने हैं, तो जवाब होगा 3। यदि आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर भाषा के अंग कितने हैं, तो अर्थ के आधार पर भाषा के अंग केवल 2 होते हैं मित्रों, वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता। तो अर्थ के आधार पर केवल कितने अंग होंगे? 2 अंग होंगे। कौन कौन से होंगे? शब्द और वाक्य। और अगर अर्थ के आधार पर सबसे छोटा पूछा जाए तो सदैव आपका जवाब क्या होगा? बिल्कुल, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा पूछा जाए तो हमारा सदैव जवाब क्या होगा? शब्द। क्या होगा मित्रों? शब्द। अब एक नई चीज और बता देता हूं आप लोगों को। अगर आपके प्रश्न में पूछ लिया जाए क्या भाव या भावार्थ, भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई बताएं। भाव या भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। अब आपका जवाब क्या होगा मित्रों? प्रश्न पूछा है मैंने, भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिल्कुल मैं मित्रों अक्षर पर भी आऊंगा, पर आप अभी वर्ण पे सुनिए, उसके बाद शब्द पे आए हैं। केवल मैं तथ्य समझा रहा हूं, बहुत कुछ बताना बाकी है, बहुत कुछ बताना बाकी है। आपका लेवल बहुत अच्छा है विद्वान साथियों, आप बहुत अच्छा पढ़ पा रहे हैं, लेकिन चुनाव सही चीज का करना है। बस यह चीज समझ में आ जानी चाहिए कि चुनाव शब्द सही चीज का कैसे करें। मैंने प्रश्न पूछा है भाव या भावार्थ के आधार पर, भाव या भावार्थ के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देने की बात क्या है? अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां होती हैं 2। अर्थ के आधार पर भाषा की इकाइयां कितनी होती है? 2। अर्थात अर्थ निकलता है शब्दों का और वाक्य दोनों का। लेकिन यदि भाव या भावार्थ की बात की जाए तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा का केवल एक अंग होता है, और वह कौन सा होता है? वाक्य होता है। दोस्तों क्या होता है? वाक्य होता है। भावार्थ कैसे निकलता है सुनिए। हम यदि मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें, हम मुहावरे और लोकोक्तियों की बात करें, छोटी कक्षाओं में जब हम किताबों में पद्य भाग का अध्ययन किया करते थे, अध्यापक जी हमें व्याख्या करने को, बिल्कुल व्याख्या करने को गृह कार्य दे दिया करते थे। तो हम क्या करते थे, कोई भी पद जो हमें दिया जाता था, कोई भी पद जो हमें दिया जाता था, हम उसका हूबहू अर्थ लिखते थे, उसके बाद अर्थात लगा के उसका भावार्थ लिखते थे। वापस से बोल रहा हूं, समझना मेरी बात को। अब लिखने पर ध्यान न दें, केवल कमेंट करना ही आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए मित्रों। मैं आपके कमेंट्स पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, पहले आप मेरी बात सुने, उसके बाद मैं आपकी बात को सुनूंगा। मैंने कहा कि वाक्य ही भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई क्यों होती है? मित्रों शब्द के केवल अर्थ निकलते हैं, भावार्थ नहीं होते हैं। भावार्थ निकलते हैं मुहावरे और लोकोक्तियों के तथा पद्य भागों के, पहेलियों के। तो जो पद्य भाग में हम कविता पढ़ा करते थे छोटी कक्षाओं में, तो आपने देखा होगा कि हम पहले तो उस लाइन का हूबहू अर्थ लिखा करते थे और उसके ठीक बाद अर्थात लगा के भावार्थ लिखते थे। और वह भावार्थ ही होता है भाव। वह भावार्थ क्या होता है? भाव होता है। यहां से मेरे विद्वान साथी ध्यान दे लेना, रीट वाले विद्यार्थी और एलडीसी लेवल या मैं कहूं पटवार वाली तैयारी करने वाले विद्यार्थी। अधीनस्थ बोर्ड ने अभी जो एलडीसी की परीक्षा हुई थी उसमें एक प्रश्न पूछा था, बिल्कुल प्रश्न पूछा था, मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है। बिल्कुल यदि आपने पेपर पढ़ा हो पुराना, तो आपको, यदि आपको पुराना पेपर पढ़ा हुआ हो, अगर आपको इसका जरा सा भी याद आ रहा हो एक तथ्य, तो प्रश्न आ गया। विद्यार्थी क्या करते हैं? रटने पर विश्वास करते हैं। मुहावरे और लोकोक्ति रट रट के चले गए। बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी किताबें रट ली, पूरी पूरी एनसीईआरटी रट दिए, पूरे मुहावरे पूरे लोकोक्ति पढ़ के चले गए, और प्रश्न वहां पर ऐसा कुछ पूछा ही नहीं कि किसी आनी बिली खंबा नोचे का अर्थ क्या होता है। प्रश्न कुछ अलग ही पूछ लिया। बिल्कुल तभी तो कह रहा हूं कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल कंसेप्ट को समझने पे ध्यान दीजिए। टॉपिक कहना क्या चाह रहा है, प्रश्न क्या आया था, अब सुनना। मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर होता है, और जो विकल्प दिए थे वो सुनना। मुहावरा वाक्य होता है, लोकोक्ति वाक्यांश होती है। दूसरा विकल्प सुनिए, लोकोक्ति वाक्य होती है, मुहावरा वाक्यांश होता है। तीसरा विकल्प दिया था, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों वाक्य होते हैं। और अंतिम विकल्प था, मुहावरा और लोकोक्ति दोनों ही वाक्यांश होते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, और इस प्रकार के प्रश्नों का चयन वही विद्यार्थी सही तरीके से कर पाता है जो रटने पर भरोसा नहीं करता, केवल समझने पर विश्वास करता है। मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि आप लिखना ही अपना उद्देश्य न समझें। अगर आप अपना 1 घंटे का समय लाइव क्लास को दे रहे हैं,
तो बहुत कुछ बातें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं दोस्तों, समझ के चलिए कि आपका पेपर 90% तक 90% तक पेपर आपका बोर्ड पर से लिखे हुए मैटर में से आ जाएगा। और इसके लिए आपको टेलीग्राम ऐप और ई उत्कर्ष ऐप को ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वहां से आपको इनकी पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझो इसको। क्या भावार्थ केवल वाक्यों का निकलता है, इसलिए भाव या भावार्थ के आधार पर अगर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछ ली जाए तो सदैव जवाब क्या होगा दोस्तों? वाक्य होगा। क्या होगा? वाक्य होगा। मैंने वाक्य जवाब जो दिया है उसके पीछे जो तथ्य था, जो कारण था, वह बहुत अच्छे से क्लियर किया है। अब हमारे पास पांच तथ्य आ गए। कौन कौन सा? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? जब मौखिक और लिखित कोई शर्त न दे तो सदैव आंसर क्या होगा? वर्ण होगा। यदि अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए, यदि अर्थ के आधार पर पूछ लिया जाए तो जवाब क्या होगा? शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। और भाव या भावार्थ के यदि आधार पर पूछ लिया जाए, भाव या भावार्थ के आधार पर पूछ लिया जाए तो सदैव उसका आंसर क्या होगा? वाक्य होगा। और एक अंतिम तथ्य जिससे आप बहुत भली भांति परिचित होते हैं, हालांकि ऐसा प्रश्न पूछा नहीं जाता, फिर भी बता देता हूं। क्या? भाषा का सबसे बड़ा अंग, भाषा का सबसे बड़ा अंग यदि पूछा जाता है तो यह सभी विद्यार्थियों को पता होगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग यदि पूछा जाए तो उसका जवाब भी दोस्तों क्या होगा? वाक्य ही होगा। क्या होगा? वाक्य ही होगा। लोकोक्ति और मुहावरे वाले प्रश्न का जो होता है जवाब, ध्यान देना मित्रों, वापस से बता देता हूं। जो प्रश्न आया था उसमें जो लोकोक्ति और मुहावरे के संदर्भ में जो प्रश्न पूछा गया था कि वाक्य होता है या वाक्यांश होता है, तो जो लोकोक्ति होती है वह वाक्य होती है और मुहावरा जो होता है वह वाक्यांश होता है। लोगों का कथन लोकोक्ति कहलाता है, वह पूरी लाइनें होती हैं, वो वाक्य होती है, और मुहावरा सदैव क्या होता है? वाक्यांश होता है। बिल्कुल आपके सभी प्रश्नों का जब मैं जवाब देता हूं, लगातार यदि आपके कमेंट्स में नहीं पढ़ पाता, शीघ्रता से कमेंट चलते रहते हैं इसलिए नहीं पढ़ पाता, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का वांछित और वैध जवाब जरूर दूंगा। यदि आपको कमेंट के थ्रू आपको यदि प्रश्न का जवाब नहीं मिलता है तो आप अगली क्लास को फिर से देखिए, आपको अपनी क्लास में जवाब मिल जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं निरंतर बने रहिए। और जो चीज आपने जानी है इसको एक बार मैं वापस से दोहरा देता हूं। क्या? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या होगी? ध्वनि। लिखित पूछे तो वर्ण। जब लिखित और मौखिक कुछ नहीं बताए, केवल इतना ही पूछ ले सबसे छोटा अंग कौन सा होगा, तो सदैव आंसर क्या होगा? वर्ण। अर्थ के आधार पर क्या आएगा? शब्द। भाव या भावार्थ के आधार पर क्या आएगा दोस्तों? वाक्य। और केवल सबसे बड़ा अंग पूछे तो क्या आएगा? वाक्य। यहां तक की बात समझ में आई? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अलग अलग तथ्य हैं, यहां से निश्चित रूप से आपको एक प्रश्न देखने को मिलेगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके आगे बढ़ रहे हैं हम। अब देखो, अब हमें पता चल चुका है कि वर्ण किसे कहते हैं। अब हमें पता चल चुका है वर्ण किसे कहते हैं। क्या? वर्ण क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, भाषा का मौखिक रूप, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है क्या? ध्वनि। और उस ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। एक प्रश्न हो चुका जो परिभाषाओं से संदर्भ था, उसके मैं 6 तथ्य आपको बता चुका हूं। अब दूसरा जो प्रश्न आता है वर्ण में से, क्या आता है दोस्तों? वर्ण के प्रकार पूछे जाते हैं। वर्ण के प्रकार पूछे जाते हैं। और वर्ण के प्रकार देखो मित्रों कितने होते हैं? 2 होते हैं। अगला जो तथ्य मैं पहुंच गया हूं, अगले तथ्य पे आप भी मेरे साथ चलिए, आप भी मेरे साथ चलिए। वर्ण के 2 प्रकार हैं। एक तो कौन सा है मित्रों? स्वर। और एक कौन सा है मित्रों? व्यंजन। एक कौन सा है मित्रों? व्यंजन। अर्थात भाषा की जो प्रथम इकाई या भाषा का जो पहला सबसे छोटा अंग होता है जिसे वर्ण कहा जाता है, उसके 2 अंग हैं। कितने अंग हैं दोस्तों? 2 अंग हैं। कौन कौन सा है? एक तो है स्वर और एक क्या है दोस्तों? व्यंजन। अब बात आती है स्वर किसे कहा जाएगा। अब बात आती है क्या कि स्वर किसे कहा जाएगा। दोस्तों ध्यान दें, स्वर जो होता है वह स्वतंत्र होता है। स्वर जो है वह होता है स्वतंत्र, और व्यंजन जो होता है वह इसका ठीक विपरीत है। अर्थात मैं कहूं यह स्वतंत्र नहीं होता, यह स्वतंत्र नहीं होता। सवाल आ गया, सर स्वतंत्र कैसे? जैसे भारत देश एक स्वतंत्र देश है, भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, क्या उसी दिन स्वर को भी स्वतंत्रता दे दी गई थी? जी नहीं, ऐसा नहीं है। स्वर क्या है? स्वर को स्वतंत्र क्यों कहा, इसका तथ्य समझिए। परिभाषा हर कोई रट लेगा, लेकिन इसकी जब तक आपको वास्तविक स्टोरी समझ में नहीं आएगी, परिभाषा भी आपके समझ में नहीं आनी। स्वर को स्वतंत्र क्यों कहा जाता है? सुनिए, हम किसी भी बात का उच्चारण करते हैं, हम किसी भी बात का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से जब आवाज आती है उस आवाज के साथ हवा भी बाहर निकलती है। नोट करना मित्रों, बहुत अलग चीज बता रहा हूं आपको। जब हम किसी
वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुंह से आवाज और उस आवाज के साथ हवा निकलती है, उस वायु को कहा जाता है प्राणवायु। क्या कहा जाता है मित्रों? प्राणवायु कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? प्राणवायु कहा जाता है। जब हम किसी ध्वनि का उच्चारण कर रहे हो, चाहे वो वर्ण के रूप में हो, चाहे वो शब्द के रूप में हो, चाहे वो वाक्य के रूप में हो, उसमें जब हम उसका उच्चारण कर रहे हो तो आवाज के साथ क्या आती है? प्राणवायु भी बाहर आती है, हवा भी बाहर आती है। स्वर ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली आवाज और जो प्राणवायु है बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है, बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है, बिना किसी बाधा के बाहर निकल जाती है। अर्थात स्वरों का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, हमें किसी प्रकार की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों बार बार कह रहा हूं, बहुत आराम से सुनना। स्वर ध्वनियां वे होती हैं जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु वाग यंत्र से निकलते समय किसी रुकावट का सामना किए बिना आराम से या स्वतंत्र निकल जाती है। और व्यंजनों में क्या होता है? उसे रुकावट का सामना करना पड़ता है। रुकावट कहाँ आती है वो भी समझिए। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुंह का सबसे ज्यादा क्रियाशील अंग होता है जीभ। क्या होती है दोस्तों? जीभ होती है। जब हम किसी वर्ण ध्वनि का उच्चारण करते हैं, चाहे वो स्वर हो चाहे वो व्यंजन हो, मुंह का क्रियाशील अंग कौन सा है? जीभ। तो जब हम किसी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करेंगे तो प्राणवायु और आवाज, या मैं कहूं ध्वनि को कहीं न किसी मुख अवयव की स्पर्श से या कहीं न कहीं किसी न किसी मुख अवयव का बाधा रूपी सामना करना पड़ता है। अर्थात मैं कहूं कि स्वर जो ध्वनियां होती हैं वह स्वतंत्र बोली जाती हैं। ये इसकी एक ध्वनि या मैं कहूं भाषा विज्ञान के अनुसार इसकी परिभाषा थी। अब आती है कौन सी? जो सबके समझ में आने वाली परिभाषाएं होती हैं। ये मेरे साहित्य वाले मित्रों के लिए था, ये मेरे साहित्य वाले मित्रों के लिए था। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट था, इसको अलग तरीके से समझिए कि वाग्यंत्र से निकलने वाली ध्वनि यदि बिना किसी रुकावट के बाहर निकल जाती है तो स्वर होता है, और यदि वाग्यंत्र से निकलने वाली ध्वनियां यदि किसी रुकावट का सामना करके उच्चारित होती हैं तो वो व्यंजन ध्वनियां होती हैं। अब बता रहा हूं बहुत सरल परिभाषा जो आपको आसानी से समझ में आने वाली है। क्या? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र कैसे होता है? कि वे वर्ण जिसे बोलते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण जिसे बोलते समय अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। कैसे नहीं ली जाती? समझो इसको उदाहरण से। जैसे मैं बोलूं ए, अब इस ए को आप कितने भी लंबे समय तक लगातार उच्चारित करते हैं मित्रों, ए कितनी देर तक बोलते रहिए, इसमें शुरू से अंत तक, इसे शुरू से अंत तक ए की ध्वनि ही आएगी। अर्थात जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। लेकिन यदि वही आपको मैं कहूं कि आपको उच्चारण करना पड़े कै का, किसका उच्चारण करना पड़े मित्रों? कै वर्ण का उच्चारण करना पड़े, तो अब आप कै को लगातार बोल के देखिए, कै। अर्थात शुरू तो कैसे किया, शुरू तो हमने कैसे किया, लेकिन अंत में हम किसकी ध्वनि बोलने लग गए? ए की ध्वनि बोलने लग गए। अर्थात वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, या मैं कहूं जिन्हें उच्चारित करने के लिए दूसरे वर्णों की या स्वरों की सहायता ली जाती है। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते या जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। और वे वर्ण जो स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं या जिन्हें बोलने हेतु किसी अन्य वर्ण की कोई सहायता नहीं ली जाती, अकेले बोल दिए जाते हैं, स्वतंत्र बोल दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। यह आपके एनसीईआरटी में भी परिभाषा मिल सकती है, सेम परिभाषा ऐसे ही मिलती है। लेकिन भाषा विज्ञान की जो परिभाषा है मैंने आपको पहले बताया था, कौन सा? बिल्कुल बार बार बोल रहा हूं ये, क्या? कि वाग्यंत्र से ध्वनि यदि स्वतंत्र उच्चारित हो तो स्वर होगा, और यदि वाग्यंत्र से ध्वनि स्वतंत्र उच्चारित नहीं होती तो क्या होगा? व्यंजन होगा। दोनों बातें वापस से सुने एक बार। वर्ण के प्रकार कितने होते हैं मित्रों? दो। सबसे छोटा प्रश्न, पहला कौन सा है? स्वर, और दूसरा कौन सा है? व्यंजन। स्वर किसे कहा जाएगा? स्वर किसे कहा जाएगा? तो मित्रों स्वर क्या होता है? वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होता है, वह वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होता है या
जिसे बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिसे बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन किसे कहा जाता है? वे वर्ण जो स्वतंत्र नहीं होते, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब इसी वर्ण से जुड़ता हुआ एक और शब्द आता है हमारे सामने। कौन सा आता है मित्रों? अक्षर। कौन सा आता है? अक्षर आता है। ध्यान दीजिएगा, अक्षर जो होता है वह एक ध्वनि का ही रूप है, या हम कहें कि सभी वर्णों को आप अक्षर कह सकते हो। एक एक शब्द पे गौर करना, बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं मैं आपको। आप प्रत्येक वर्ण को अक्षर कह सकते हैं, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक वर्ण को आप अक्षर कह सकते हैं, प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है। अक्षर का मतलब यह होता है वह ध्वनि जो एक श्वास में उच्चारित हो जाती है। एक श्वास से उच्चारित होने का मतलब यह है कि जिसमें वाणी का कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, जिसे उच्चारित करने हेतु बिल्कुल कोई स्वराघात और बलाघात नहीं होता। स्वराघात और बलाघात क्या होता है यह भी जान लो। बहुत अलग चीजें बता रहा हूं आपको मित्रों, अलग चीजें बता रहा हूं। क्या कि अक्षर का जब उच्चारण होता है तो एक ध्वनि उच्चारित होती है, एक समान ध्वनि उच्चारित होती है, समान लय में ध्वनि उच्चारित होती है। आप उसे तोड़ नहीं सकते, आप उसे तोड़ नहीं सकते। सभी वर्ण जो हैं वो अक्षर हैं, सभी वर्ण जो है अक्षर हैं, लेकिन अक्षरों में कुछ शब्द भी शामिल होते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं, प्रत्येक वर्ण को अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षर वर्ण नहीं होते। जैसे मैं एक ध्वनि बोलूंगा, आम, राम, काम, नाम, ये इस प्रकार की ध्वनियां हैं जिन्हें आप अक्षर ध्वनि कह सकते हैं। वापस से सुनना, इस प्रकार की ध्वनियां जिन्हें तोड़ नहीं सकते और जिनमें वाणी का स्वराघात और बलाघात नहीं होता। अब ये स्वराघात और बलाघात क्या होता है? स्वर पर चोट करें, अर्थात वाणी का जब उतार चढ़ाव होता है, वह वाणी का उतार चढ़ाव न हो तो उसका उच्चारण होता है, वह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है मित्रों? अक्षर कहलाता है। और जो वर्ण होते हैं वो ध्वनि का लिखित रूप होते हैं। वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? ध्वनि का लिखित रूप। सभी वर्णों को आप अक्षर कह सकते हो, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कहा जा सकता। जैसे अभी मैंने एक उच्चारित की थी ध्वनि, कौन सी? आम। ये आम एक शब्द है, इसे आप वर्ण नहीं कह सकते, लेकिन आम का उच्चारण अक्षर के रूप में किया जाता है। यह बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि अक्षरों की संख्या ज्यादा होती है, अक्षरों की संख्या असीमित है। वे सभी ध्वनियां जो स्वराघात और बलाघात, या मैं कहूं उचित क्रम में बोली जा सके, उन सभी स्वर ध्वनियों को या वर्ण ध्वनियों को या शब्द ध्वनियों को हम अक्षर कह सकते हैं। दोनों चीजें क्लियर हो चुकी होंगी आपके कि वर्ण के प्रकार कितने होते हैं? दो। स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, बहुत अलग तरीके से समझना इसको। अब हमारे पास जो वर्ण के दो प्रकार थे, वर्ण के जो दो प्रकार थे कौन कौन से? एक तो आया क्या? स्वर, और एक क्या गया? व्यंजन। दोनों की परिभाषा का हमें पता चल चुका कि स्वर क्या होता है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है, स्वर क्या होता है और व्यंजन क्या होता है। अब मैं बात करने वाला हूं केवल स्वर की। किसकी बात करने वाला हूं मित्रों? स्वर की बात करने वाला हूं। और अब मेरा प्रश्न शुरू होता है, स्वर किसे कहा जाएगा? बिल्कुल परिभाषा क्या हो जाएगी? वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं या जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, स्वरों की संख्या कितनी होती है? ये छोटे प्रश्न हैं, ये बिल्कुल चालक परिचालक लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें ऐसे ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? बिल्कुल आपका जवाब होगा 11। कितनी होती है? 11। अब यहां से मैं आपको एक अलग कंसेप्ट पे लेके जा रहा हूं, स्वर की संख्या कितनी होती है? हिंदी में 11। हिंदी में हम कितने पढ़ेंगे? 11 स्वर पढ़ेंगे। हिंदी में कितने पढ़ेंगे? मैं बार बार बता रहा हूं, 11 पढ़ेंगे। बहुत सारे मेरे विद्वान साथियों के दिमाग में आ रहा है कि सर 10 भी सुना है, सर 13 भी सुना है। ध्यान दे लेना, 10 नाम से तो कोई स्वर की संख्या है ही नहीं, 10 नाम से कोई स्वर की संख्या है ही नहीं। और 13 जहां भी सुनते हो वो होते हैं मित्रों मूल भाषा के स्वर। किसके होते हैं? मूल भाषा के स्वर। या मैं कहूं संस्कृत भाषा में यदि आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, रिट वाले विद्यार्थी ध्यान दे, हालांकि हम बहुत जल्द संस्कृत की क्लास शुरू करने वाले हैं, लेकिन आपको एक चीज बता देता हूं, यदि आपको पूछा जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, और आपको यह चीज भी ध्यान रखनी है, संस्कृत में स्वर को कहा जाता है मित्रों अच। क्या कहा जाता है? अच कहा जाता है। और कितने होते हैं? 13 है, अर्थात 13 होते हैं।
कितने होते हैं मित्रों? 13 होते हैं। अब वो 13 कौन से होंगे मैं उन पे भी चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौन से, ये 11 कौन से हैं। हिंदी में जो 11 स्वर होते हैं वे कौन कौन से हैं, मैं देखो आपके सामने उल्लेखित कर देता हूं। ए, आ, लघु ई है, दीर्घ ई है, लघु ऊ है, दीर्घ ऊ है। अब इसके बाद में यहां पर एक सवाल आता है मित्रों, इस स्वर को जरा गौर से देखिए। अब मैं एक बार पूरे लिख देता हूं। उसके बाद आता है ए, फिर बोलते हैं ऐ, इसके बाद आता है ओ और उसके बाद आता है औ। यहां से आपके जहन में आने वाले मैं सभी प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं। बिल्कुल आप यहीं तक सोच सकते हो, मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से पता है क्या कि सर हम छोटी कक्षाओं में इसके आगे 2 चीज और पढ़ चुके हैं, एक तो अंग और एक है। आपने इनको स्वरों में क्यों नहीं गिना? पहले सुनिए, आपके हर प्रकार के प्रश्न का जवाब मिलेगा, केवल धैर्य बनाए रखें। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, शीघ्रता सदैव नुकसानदायक होती है। आराम से सुनिए इस चीज को, आपके हर एक पहलू पर मैं चर्चा करने वाला हूं। यदि मेरी तरफ से आपको यह कह दिया जाए कि यह बिंदु पूरा हो चुका और यदि आपके जहन में उसके बाद कोई प्रश्न बचे तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप अपना सवाल रख सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। पहले एक बार पूरा सुने तो सही, धैर्य के साथ सुनिए, बहुत मनोयोग से सुनिए, बहुत अलग चीज बताने वाला हूं आपको। क्या हम छोटी कक्षाओं में जब स्वर पढ़ते थे तो इस लाइन में औ के बाद में अंग और अह पढ़ा करते थे, अंग और अह पढ़ा करते थे। मित्रों मैंने इसको स्वरों में शामिल नहीं किया, इन दोनों को स्वरों में नहीं गिना जाता। तो पहला सवाल होता है ये क्या होते हैं? बिल्कुल ये क्या होते हैं? तो ध्यान देना, ये होती हैं दोनों की दोनों अयोगवाह्य ध्वनियां। क्या होती हैं? दोनों की दोनों अयोगवाह्य ध्वनियां। अब ये अयोगवाह्य नाम तो हमने बहुत बार सुन लिया, ये अयोगवाह्य नाम तो हमने बहुत बार सुन लिया, लेकिन ये अयोगवाह्य है क्या चीज, ये बहुत कम जगह मिलता है। बिल्कुल अयोगवाह्य क्यों कहा जाता है वह बात समझो, इसके बाद में मैं स्वर पे आऊंगा। अयोगवाह्य में इसमें 3 पद हैं। देखो मित्रों, अयोगवाह्य जो शब्द है इसमें 3 पद हैं। कौन कौन से? एक तो है ए, एक लिखा हुआ है योग और एक लिखा हुआ है वाह। कहीं परिभाषाएं नहीं मिलती है ऐसे शब्दों की, कहीं परिभाषाएं नहीं मिलेंगी आपको। केवल रटने के अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं होता और मजबूर हो जाते हैं हम इन चीजों को रटने के लिए। लेकिन समझना, इसको वापस से बोल रहा हूं, छोटी कक्षाओं में हम जब ए आ ई पढ़ा करते थे, दादाजी के पास बैठकर हमने जब स्वर ज्ञान सीखा, अक्षर ज्ञान जब सीखा, विद्यालय में जब गए तो औ के बाद में अंग और अह पढ़ा और इन दोनों को मैंने स्वरों में शामिल नहीं किया मित्रों। तो पहला प्रश्न यह हो जाता है कि यदि आपने इन्हें स्वरों में नहीं गिना तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तो इनका नाम क्या होता है मित्रों? अयोगवाह्य होता है। क्या होता है? अयोगवाह्य होता है। अब इन दोनों के अलग अलग नाम भी हैं, जैसे ये अनुस्वार है और यह है विसर्ग है। ये क्या है मित्रों? विसर्ग है। इनके क्या लक्षण होते हैं, कहां कहां इनका प्रयोग होता है, यह मैं आगे आने वाली कक्षा में बताऊंगा। ध्यान से समझना, जो अयोगवाह्य होता है इसमें 3 पद हैं, एक तो ए, एक योग और एक वाह। वाह का मतलब वहन होने वाले, योग का मतलब होता है जुड़कर, और ए उपसर्ग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? नहीं। वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते, वे वर्ण जो जुड़कर वहन नहीं होते। किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते? व्यंजनों के साथ। वापस से सुनना, अयोगवाह्य वर्ण वे होते हैं जो जुड़कर वहन नहीं होते। किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते? व्यंजनों के साथ जुड़कर नहीं वहन होंगे। अर्थात मैं कहूं कि अयोगवाह्य वर्णों का प्रयोग केवल और केवल किस पर किया जाता है? स्वरों पर किया जाता है। किस पर किया जाता है मित्रों? स्वरों पर किया जाता है। आप अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग व्यंजन वर्ण के साथ नहीं कर सकते, अर्थात ये व्यंजनों के साथ जुड़कर वहन होने वाली ध्वनियां नहीं है, अतः इन्हें अयोगवाह्य वर्ण कहा जाता है। पहली बात आपके दिमाग में आ चुकी है कि मैंने इन दोनों को, अयोगवाह्य वर्णों को, बिल्कुल वापस से समझिए, मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं। ये दोनों वर्ण जो अंग और अह होते हैं इन्हें अयोगवाह्य कहा जाता है, और ये अयोगवाह्य जो वर्ण होते हैं इन्हें स्वरों के साथ ही जोड़कर प्रयुक्त किया जा सकता है, व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग नहीं होगा, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह्य। अब बात आती है कि ये स्वरों का जो री को हमने गोला कर रखा है, यह मामला क्या है दोस्तों? एक बार इसको देखेंगे क्या कि ये री का क्या चक्कर है। बहुत बार मेरे विद्वान साथी कहते हैं कि सर री स्वर होता ही नहीं, बहुत बार मेरे विद्वान साथी कहते हैं कि सर री स्वर नहीं होता। तो आपको मैं बता देता हूं, यह संस्कृत की तत्सम ध्वनि है। बिल्कुल यह संस्कृत की तत्सम ध्वनि है, लेकिन हिंदी में इसका प्रयुक्त होता है, हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं तत्सम शब्दों के साथ, और हिंदी भाषा एक मानक भाषा है।
हिंदी भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें तत्सम शब्दों को मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात संस्कृत की मूल ध्वनि या मैं कहूँ संस्कृत की री स्वर को हिंदी में गिना जाता है दोस्तों। और इसके सहित ही हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कैसे समझिए, यदि आप इस त्रय को एक गुंडी लगा के ऐसे लिख देते हैं तो यह होती है हर्षवरी जो हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं। लेकिन यदि आप इसके आगे ऐसे 2 बार गुंडी लगा देते हो, ये 2 बार इसको मोड़ देते हो है की तरह, तो मित्रों यह दीर्घ री होती है जो केवल मूल व्याकरण में या मैं कहूँ मूल भाषा में ही चला करती है। कहाँ चला करती है? मूल भाषा या संस्कृत भाषा में ही चलती है। यदि 2 बार घुंडी लगा के आपने री स्वर को लिखा है तो यह होती है दीर्घ री। कौन सी री होती है दोस्तों? दीर्घ री होती है, जो केवल और केवल संस्कृत भाषा में प्रचलित है। संस्कृत भाषा में जो मैं बात कर रहा था 13 स्वरों की, देखिए 11 तो सेम ये हिंदी वाले ही होते हैं। इसके अलावा 2 अन्य स्वरों में एक आता है दीर्घ री और एक आता है मित्रों ली। एक आता है कौन सा? ली, अर्थात ले के नीचे री की मात्रा जोड़ करके एक ली स्वर और बनाया जाता है धातु रूप के लिए। तो ये 13 अच कहाँ माने जाते हैं? संस्कृत भाषा या मूल भाषा में माने जाते हैं। लेकिन यदि आपसे बात की जाए कि हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो पहले प्रश्न का हमें जवाब देना है 11 होती है। कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं यह भी आपके सामने उल्लेखित किए जा चुके हैं। क्या? एक तो ए आ, एक ई बड़ी ई, उ बड़ा उ, और उसके बाद है री, ए ऐ ओ और औ। इसके बाद जो बचे हुए 2 हैं अंग और अह, उन्हें स्वर नहीं कहा जाता, यह कहा जाता है क्या? अयोग वाह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका जवाब सही है। आपने ली स्वर बताया था, लेकिन यह हिंदी भाषा का नहीं है, यह मूल भाषा का स्वर है, संस्कृत भाषा का स्वर है। हिंदी में यदि ली और दीर्घ री का प्रयोग किया जाता है तो केवल तत्सम शब्दों में। जब मैं आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्द प्रकार पढ़ाऊंगा, उत्पत्ति के आधार पर जब हम शब्द प्रकार पढ़ेंगे, उसमें इस पहलू पर बहुत विस्तार से बात करने वाला हूं आपको। अरे यदि आप इतना तो सोचिए कि हम छोटे से टॉपिक भाषा के परिचय को ही इतना विस्तार से पढ़ सकते हैं, तो विस्तार से पढ़े जाने वाले टॉपिकों के बारे में कितनी गहनता से चर्चा की जाएगी। बस धैर्य बनाए रखें। अभी किसी प्रकार की कोई परीक्षा का आयोजन नहीं हो रहा। यदि परीक्षा आयोजित हो जाती है जल्दी से, यदि शीघ्रता से किसी परीक्षा की तिथि आ जाती है, तो आप बिल्कुल पाठ्यक्रम की चिंता न करें। पूरा पाठ्यक्रम होगा, नियमित कक्षाएं होंगी, बिल्कुल नियमित कक्षाएं होंगी। हमारी कक्षा का यही समय होगा। बिल्कुल आप अपने मित्रों को बता दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार इसके साथ बने रहिए, लगातार इसके साथ बने रहिए। तो हम आगे बात करते हैं क्या? स्वरों के प्रकारों की। बिल्कुल, अब हम बात करते हैं मित्रों स्वरों के प्रकारों की। एक बार इस चीज को मैं पुनः दोहरान करना चाहूं कि स्वर किसे कहा जाता है, तो परिभाषा के संदर्भ में केवल 2 चीजों का ध्यान रखना है आपको। स्वर किसे कहा जाएगा? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, अर्थात जिन्हें बोलने हेतु अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, जिन्हें बोलने हेतु अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, स्वर कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने महत्वपूर्ण आया क्या? कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देना, इसमें संख्या कितनी होगी? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 11 मानी जाती है। 11 कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपके सामने उल्लेखित कर दिए हैं। जो 11 स्वर होते हैं, उनके बाद अंतिम जो 2 ध्वनियां होती हैं, जिन्हें अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवाह कहा जाता है। वे अयोगवाह इसलिए कहलाती हैं क्योंकि उनका प्रयोग केवल और केवल व्यंजन वर्णों के साथ होगा। उनका प्रयोग किसके साथ होता है दोस्तों? केवल व्यंजन वर्णों के साथ नहीं, स्वरों के साथ जुड़कर प्रयोग में होंगे। उनका प्रयोग अंग और अह ये दोनों की दोनों ध्वनियां अयोगवाह कहलाती हैं, क्योंकि इनका प्रयोग व्यंजनों के साथ नहीं होता, केवल स्वरों के साथ ही होता है। अब हमारा जो अगला तथ्य आरंभ होता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं क्या? स्वरों के प्रकार। महत्वपूर्ण बिंदु आरंभ हो चुका है। वर्ण में से यदि प्रश्न बनता है तो सबसे पहला प्रश्न बनता है वर्ण की परिभाषा में से, और दूसरा जो प्रश्न आने के चांस बनते हैं वह कहां से होते हैं? स्वरों के प्रकार में से। अब देखिए, स्वरों को बांटने के जो आधार होते हैं, सबसे पहले आधार ले रहा हूं मैं, कौन सा? मात्रा। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उसके आधार पर, या हम कह सकते हैं उच्चारण में लगने वाला समय। मात्रा या उच्चारण में
लगने वाले समय के आधार पर। वापस से सुनना दोस्तों, स्वरों के जो हम प्रकार पर अब चर्चा करने वाले हैं, स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, उस बात को जानने से पहले हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि आधार कौन सा होगा। स्वरों की जो मात्राएं होती हैं, बहुत बार हम सुनते हैं छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा। ये छोटी मात्रा क्या है, ये बड़ी मात्रा क्या है, इस पहलू पर हम चर्चा करेंगे। तो जो स्वरों की मात्राएं होती हैं, इस स्वर पर लगने वाली मात्रा, या मैं कहूं इनको बोलने में जो समय लगता है, कौन से स्वर को आप कितना लंबा बोलते हैं, कौन से स्वर का आप उच्चारण कितना कम कर पाते हैं, कितने कम समय में कर पाते हैं, इस बोलने में या उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है, इसके आधार पर स्वरों को दोस्तों कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में बांटा जाता है। मित्रों, कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। बिल्कुल स्वागत है आप लोगों का। बहुत लेट हो गए हैं, बहुत लेट हो गए हैं। हमारी कक्षा का समय 9 बजे से होता है मित्रों, ध्यान रखें। और आपको इस कक्षा के समय का पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। इसीलिए समय सारणी का जो नया बदलाव होता है, नोटिफिकेशन जो होते हैं कक्षाओं के, बिल्कुल अपकमिंग क्लासों की जो सूचना होती है, वह हमें आपको प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा। ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए और लगातार इनकी परीक्षाओं के संदर्भ से जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की ई बुक आपके सामने रख दी गई हैं, आप उन्हें भी प्राप्त कीजिए। ध्यान दें एक बार वापस से, मात्रा या उच्चारण में जो लगने वाला समय होता है, उसके आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होंगे दोस्तों? 3। वो 3 कौन कौन से हैं, मैं उनके नाम लिख रहा हूं। सबसे पहला आता है क्या? ह्रस्व स्वर। सबसे पहला कौन सा आता है मित्रों? ह्रस्व स्वर आता है। अब यहां पर दूसरा जो प्रकार आता है वह आता है कौन सा दोस्तों? दीर्घ। और तीसरा जो प्रकार आता है वह कौन सा आता है दोस्तों? प्लूत आता है। तीसरा जो आता है वह कौन सा आता है? प्लूत स्वर आता है। वापस से सुनना, पूरी बात को दोहरा रहा हूं। स्वरों के प्रकार हम आरंभ कर चुके हैं दोस्तों, स्वरों के प्रकार हम आरंभ कर चुके हैं। और स्वरों को बांटने के लिए सबसे पहला जो आधार लिया है वह कौन सा है? मात्रा, या आप कह सकते हैं इनके उच्चारण में लगने वाला समय। इनके उच्चारण में लगने वाला समय कि कौन से स्वर के लिए आप कितना समय लेते हैं, कौन से स्वर को उच्चारित करने में समय कम लगता है, कौन से स्वरों की मात्रा कम होती है, कौन से स्वर की मात्रा ज्यादा होती है। यहां से ध्यान रखना, पटवार में प्रश्न पूछा जा चुका है, पटवार में प्रश्न पूछा जा चुका है। रिट वाले विद्यार्थी बहुत अच्छे से समझना इसको, यह बिंदु उनके पाठ्यक्रम में भी चलता है। एसआई और स्कूल व्याख्याता में भी यह चीज बहुत आवश्यक है। व्याख्याता में सीधा वर्ण विचार बिंदु नहीं दे रखा, लेकिन आपको मैं बताता हूं, बार बार कह रहा हूं, हिंदी व्याकरण एक दूसरे बिंदु से उलझी हुई है। बिल्कुल, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा वाले मेरे विद्वान साथी ध्यान दें। हमारे काव्य शास्त्र में हम एक बिंदु पढ़ेंगे छंद, काव्य शास्त्र में एक बिंदु पढ़ेंगे छंद। और छंद में ध्यान रखना, एक प्रकार होता है छंद का मात्रिक छंद, अर्थात उसमें मात्राओं का महत्व होता है। उसमें किसका महत्व होता है? मात्राओं का महत्व होता है। जब तक हमें यही पता नहीं होगा कि कौन से स्वर की मात्राएं कितनी होती हैं, तो हम छंद पहचानने में कठिनाई का सामना करेंगे। अतः हमारे लिए यह बेहद जानना जरूरी है। क्यों? कि छंदों की मात्रा के आधार पर या इनको बोलने में लगने वाले समय के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं? 3। तीनों के नाम आपके सामने हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा है? प्लूत। अब ये तीनों नाम हमें भली बाती याद होते हैं, तो पेपर बनाने वाला क्या करता है? इनके पर्याय शब्दों का प्रयोग करने लग जाता है। जैसे इसको लिख दिया लघु, क्या लिख देता है दोस्तों? लघु। यह नहीं लिखता और इसका अर्थ लिख देता है क्या? छोटा। क्या लिख देता है? इसका अर्थ छोटा लिख देता है। या फिर क्या करता है? वह इसे लिख देता है एक मात्रिक। क्या लिख देता है दोस्तों? एक मात्रिक लिख देता है। क्या लिख देता है दोस्तों? एक मात्रिक लिख देता है। अब यहां से आपके परिभाषा निकल कर आएगी, यहीं से आपके परिभाषा निकल के आएगी। यह शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पर्याय शब्द बता रहा हूं आपको। क्या आपको मात्रा के आधार पर पता चल गया कि स्वरों के कितने प्रकार होंगे? 3। कितने प्रकार होंगे? 3 होंगे। या पहला है कौन सा? ह्रस्व स्वर। दूसरा नाम इसका मिलता है लघु। तीसरा नाम हमें मिला कौन सा? छोटा। या आप इन्हें कह सकते हैं एक मात्रिक। यहां से समझना, एक मात्रिक। अभी हमने देखा बांटने का आधार क्या है? मात्रा। अर्थात हमें पता चल चुका है कि इन स्वरों की मात्रा कितनी होगी? एक मात्रा होगी। कितनी मात्रा होगी? एक मात्रा होगी। और दूसरी बात, इन्हें कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। अब यह नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि जब हम संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि पढ़ेंगे, तो सदैव याद रखना, स्वर संधि में मूल स्वरों का विच्छेद नहीं होता।
स्वर संधि में मूल स्वरों का हम विच्छेद नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनकी मात्रा कितनी मानी जाती है मित्रों? एक मानी जाती है। और यदि आपने इन स्वरों का विच्छेद कर दिया तो स्वर कितना हो जाएगा? आधा, जैसा कि आज तक हुआ नहीं है। क्या आपने कभी देखा कोई स्वर आधा लिखा हुआ कि आधा ए क्या होता है, आधी ई क्या होती है? कभी सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि स्वर स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में पूरे होते हैं, इन्हें आधा करना संभव नहीं है। अर्थात ये मूल रूप में होते हैं, इनके निर्माण में किसी अन्य स्वर का कोई योगदान या कोई संधि नहीं रहती। मूल स्वरों में संधि विच्छेद हमें नहीं करना। यह चीज हमारे लिए संधि के दृष्टिकोण से बहुत आवश्यक है। यह चीज हमारे लिए, यह नाम हमारे लिए इसकी परिभाषा को समझने हेतु आवश्यक है। और ये तीनों नाम एक दूसरे के पर्याय रूप में मैंने लिख दिए हैं। क्या? ह्रस्व, लघु या छोटा। अब परिभाषा कहूं कि वे स्वर जिनकी एक मात्रा मानी जाती है, या जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, वे होते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर। दूसरा देखिए, बात आती है किसकी? दीर्घ की। दीर्घ का दूसरा नाम क्या मिलता है? लघु का विलोम होता है दोस्तों गुरु। क्या होता है दोस्तों? गुरु। अब यहां से भी प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि विलोम शब्द में दिए गए विलोम ही आपको विलोम शब्दों में पूछे जाएं। मेरी बात पे गौर करना। जरूरी नहीं है कि विलोम शब्दों में दिए गए विलोम शब्द ही आपको परीक्षा में पूछे जाएं। एक बार यही विलोम दिया गया था कि लघु का विलोम क्या होगा, और विकल्प में दीर्घ भी था, विकल्प में गुरु भी था, और विकल्प में बड़ा भी था। बताएं दोस्तों कौन सा? बिल्कुल बताएं दोस्तों कौन सा होगा, इसका विलोम क्या होगा? तो जो दीर्घ स्वर होता है, लघु स्वर होता है, या छोटा स्वर होता है, या बड़ा स्वर होता है, तो हम इन विलोम शब्दों में एक बात पढ़ेंगे। क्या? तत्सम शब्द का विलोम सदैव तत्सम होता है, तद्भव का विलोम सदैव तद्भव होता है। ध्यान देना, लघु का विलोम क्या होगा? गुरु होगा। छोटा का विलोम क्या होगा? बड़ा। और ह्रस्व का क्या होगा? दीर्घ। ह्रस्व का क्या होगा दोस्तों? दीर्घ होगा। इसका अन्य नाम हमें मिलता है, वह मिलता है क्या दोस्तों? द्विमात्रिक स्वर। क्या मिलता है दोस्तों? द्विमात्रिक। जैसे इन स्वरों की एक मात्रा मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार से दीर्घ स्वरों की कितनी मात्राएं मानी जाती हैं दोस्तों? दो मात्राएं मानी जाती हैं। कितनी मात्राएं मानी जाती हैं दोस्तों? दो मात्राएं मानी जाती हैं। और इन्हें जैसे द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, ऐसे इसके बाद इनका एक नाम और होता है दोस्तों, इन्हें संधि स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? संधि स्वर भी कहा जाता है। अब बात आती है, पहले यहीं तक का विच्छेद समझिए। मूल रूप में संधि के दृष्टिकोण से बात करें तो हमें मात्रा के आधार पर केवल दो नाम याद रखने हैं। कौन सा? ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ। प्लूत जो चीज है वह एक पारिभाषिक शब्द है। प्लूत स्वर जो होता है वह एक पारिभाषिक शब्द है, उसकी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले इन्हीं का बता देना चाहूंगा कि जो ह्रस्व स्वर होता है उसकी संख्या होती है दोस्तों 4। कितने होते हैं? 4 होते हैं। लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और वे 4 कौन कौन से हैं? देखो, एक तो ए, एक ई, एक उ, और एक आपका री। अर्थात लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। छोटे स्वरों की या एकमात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। वे स्वर जिन्हें एकमात्रिक स्वर कहा जाता है, वे स्वर जिन्हें मूल स्वर कहा जाता है, वे स्वर जिनका विच्छेद नहीं हो सकता, स्वर संधि में हम जिनका संधि विच्छेद नहीं करते, उन स्वरों की संख्या होती है कितनी? 4। कितनी होती है दोस्तों? 4 होती है। और वो 4 कौन कौन से हैं आपके सामने लिखे जा चुके हैं। दूसरा आता है कौन सा? दीर्घ स्वर किसे कहा जाता है? तो वे स्वर जिनकी दो मात्राएं हों, वे स्वर जिनकी दो मात्राएं होती हैं, या जिन्हें बोलने में, अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है? लघु स्वरों की मात्रा होती है 1 और दीर्घ स्वरों की मात्राएं होती हैं 2। यदि मात्राएं दोगुनी हैं तो इनको बोलने में समय भी कितना लगेगा दोस्तों? दोगुना लगेगा। कितना लगेगा? दोगुना लगेगा। अर्थात वे स्वर जिनकी दो मात्राएं मानी जाती है तथा जिन्हें बोलने में लघु स्वरों का दोगुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है। और दीर्घ स्वरों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 7 होती है। कुल स्वर कितने हैं हमारे पास? 11 है। और उन 11 में से 4 स्वर होते हैं लघु और 7 होते हैं आपके दीर्घ। तो दीर्घ कौन कौन से होंगे? उन 11 में से इन 4 के अलावा जो शेष रहे कौन कौन से हैं दोस्तों? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, इसके बाद ए, ऐ, ओ और औ। अर्थात मैं कहूं
कि जो ये 7 स्वर हैं, जो ये 7 स्वर हैं कौन कौन से दोस्तों? एक तो है आपके सामने आ, एक दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। इन 7 स्वरों को दीर्घ स्वर कहा जाता है, बड़ा स्वर कहा जाता है, गुरु स्वर कहा जाता है, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है, इन्हें संधि स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे आ का, दीर्घ ई का और दीर्घ उ का, इन तीनों स्वरों का निर्माण होता है दीर्घ संधि से। कौन सी संधि से होता है दोस्तों? दीर्घ संधि से होता है। जबकि ए और ओ आपके गुण संधि में बनते हैं दोस्तों। कौन सी संधि में बनते हैं? ये गुण संधि में बनते हैं। जबकि ऐ और औ जो होते हैं वे कौन सी संधि में बनते हैं दोस्तों? वृद्धि संधि में बनते हैं। कौन सी संधि में बनते हैं? वृद्धि संधि में बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं इसके बारे में हम संधि वाले बिंदु में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। यहां से एक नई बात अंत में और जान लीजिएगा कि जो ए, ऐ, ओ और औ ये अंतिम के जो 4 स्वर होते हैं इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है रिट में, क्या कि ए, ऐ, ओ और औ को क्या कहा जाता है? कौन से स्वरों के नाम से जाना जाता है? दीर्घ में पूछे, गुरु पूछे, बड़ा पूछे, द्विमात्रिक या संधि पूछे तो संख्या हमेशा 7 ही आएगी। लेकिन यदि आपको संयुक्त स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो हमेशा कितना बताना है? 4 बताना है दोस्तों। कितना बताना है? 4 बताना है। और वो 4 कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ और औ। तो ये थे दीर्घ और लघु, या मैं कहूं मात्रा के आधार पर जो 3 प्रकार होते हैं उनमें आरंभ के 2। अब एक बचता है आपका प्लुत स्वर, जो एक पारिभाषिक शब्द है। पहले इसकी परिभाषा समझेंगे कि प्लुत कैसे बनता है, क्योंकि हमारे जो 11 स्वर हैं वो प्रकार तो यही समाप्त हो चुके, लेकिन अभी एक स्वर और बचा हुआ है, एक नाम और बचा हुआ है। इस प्लुत स्वर में कौन से स्वरों को शामिल किया जाएगा, क्यों किया जाएगा, उसका कारण जानेंगे हम आने वाली कक्षा में। तब तक के लिए बिल्कुल आप इस कक्षा के लिंक को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ई उत्कर्ष ऐप को इंस्टॉल कीजिए, टेलीग्राम ऐप को ज्वाइन कीजिए। और आपको इस बोर्ड का पीडीएफ है, वहाँ ये फॉर्मेट में स्क्रीनशॉट है, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। राम राम, जय सिया राम। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app.